ये माइक देखेगा और मेरा ठीक है कि ठीक है। माइक देख ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नॉलेज चैम्बर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एचसीएस की वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए नॉलेज चैम्बर एकेडमी एक रेगुलर बेस पे लाइव बैच शुरू कर चुका है और इसी बैच में हम आज के सेशन को कल वाली क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। इंडस वैली मेजर साइट्स कल हमने डिस्कस किया था कि भाई मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनवारीवाला, लोथल, ये जो हैं ये सिंधु सभ्यता के बड़े नगर हैं। और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने कुछ डिस्कस भी किया था और अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस और करता हूं कि भाई कुछ साइट्स अफगानिस्तान में भी हैं। अगर हम एक डायग्राम के थ्रू पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर जो साइट्स हैं उनमें कुछ साइट्स पाकिस्तान में हैं, कुछ साइट्स अफगानिस्तान में हैं। जैसे देखिए नंबर 1 मुंडी गाक, नंबर 2 सरतू घोई, और ये दोनों की दोनों अफगानिस्तान में हैं। उसके बाद पाकिस्तान वाली आप सबको पता भी है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान हुदड़ो, कोट दीजी, अली मुराद, सुत कागिंदोर, अल्लाह दीनो, आमरी, उसके बाद हम इंडिया को लेते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में है मांदा। नंबर 2 हम लेते हैं पंजाब में, और पंजाब में लिखना है आपने संघोल, रोपड़, और एक होता है कोटला निहंग। तीसरा नंबर आता है राजस्थान का, और राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। हरियाणा में कुनाल, बनावली,
मिथ्याथल, राखी गढ़ी। गुजरात में। और यहां पे हमारी चर्चा हुई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक साइट्स या सबसे अधिक स्थल कहां से खोजे गए हैं? गुजरात से खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि 1000 से ऊपर या 1000 से ऊपर स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जा चुके हैं। और सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो। और भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और सबसे अधिक स्थल गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में है धोलावीरा, लोथल, रोजदी, रंगपुर, सुरकोतड़ा, मालवन, भगतराव। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल हैं वो अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी हैं। सबसे अधिक पूरा स्थल गुजरात में पाए जाते हैं। और जो मेन 6 बताए थे मैंने, वो बताए थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी। इन नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ठीक है। और कल हमने चर्चा की थी मोहनजोदड़ो के ऊपर। और मोहनजोदड़ो में हमने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया था कि कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन वहां पे कांसे का दर्पण नहीं, जब भी बात होगी दर्पण की तब आपका आंसर रहेगा हड़प्पा। कांसे का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। कल बाय मिस्टेक मैंने उसको बोल दिया था, आपको ध्यान रखना है दर्पण हड़प्पा से, जबकि कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आपको ध्यान रखना है दर्पण, कांसे का दर्पण हड़प्पा से, जबकि कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। और हरियाणा के एग्जाम्स में यह पूछा गया था कि कांसे की नर्तकी की लंबाई कितनी है, और तब आंसर देना है 10 इंच। कांसे की नर्तकी की लंबाई कितनी है? 10 इंच है। ठीक है। और इसी के साथ हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि भाई सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में लगभग कितनी मोहरें मिली हैं? 2500 से ज्यादा मिली हैं। और 2500 में से लगभग आधी 1200 मोहरें किस जगह से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और तभी हमने डिस्कस किया था कि भाई वो मोहरें किसकी बनी हुई हैं? सैल खड़ी की। ये डिस्कस हुआ था। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि उन मोहरों का आकार रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार है, आयताकार था। और तीसरा पॉइंट था कि भाई जो तांबे की मोहरें हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं? ये पॉइंट शायद कल डिस्कस नहीं हुआ था। जो तांबे की मोहरें हैं वो मिली हैं लोथल और देसलपुर से। लोथल और देसलपुर से तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और यहीं पर एक चीज और डिस्कस हुई थी कि भाई सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उनके ऊपर जो लिपि लिखी गई है वो दाएं से बाएं
और बाएं से दाएं लिखी गई है। और जब अक्सर ऐसे लिखे जाते हैं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, तो उस लिपि को हमने नाम दिया था बुस्त्रोफैदम। बुस्त्रोफैदम। और यहीं पे एक बात और डिस्कस करनी थी कि इस लिपि में कितने चिन्ह हैं? 64 चिन्ह हैं। बुस्त्रोफैदम लिपि में या सिंधु सभ्यता की लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? 64। और वहीं पे एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि इस लिपि में कितने अक्षर हैं? 400 अक्षर हैं। और यहीं पर एक पॉइंट और भी डिस्कस करना है कि मोहरों की लंबाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती थी। मोहरों की लंबाई या आकार 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता था। 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। और एक पॉइंट यहां पे और आ सकता है कि भाई अभिलेखों वाली सबसे अधिक मुद्राएं किस जगह से मिली हैं? जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखे गए हैं वो मोहरें या सील कहां से प्राप्त हुई हैं? और तब आपका आंसर रहेगा हड़प्पा। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से, बट जिसके ऊपर स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं वो कहां से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हुई हैं। और किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है। तांबे की मुद्राएं 2 जगह से प्राप्त हुई हैं, लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई हैं। उसके ऊपर जो लिपि लिखी गई है वो है बुस्त्रोफैदम। और उस लिपि को लिखने के लिए कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? 64 चिन्हों का प्रयोग हुआ है। और उसके साथ बात डिस्कस होती है कि भाई उस लिपि में कितने अक्षर हैं? 400 अक्षर हैं। क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरी साइट के ऊपर, हड़प्पा। कल हम मोहनजोदड़ो किए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहां से डिस्कस करते हैं कि भाई तांबे की इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा भी जा चुका है कि तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिली है? दूसरा क्वेश्चन, कई बार आपने एनसीईआरटी में एक पिक्चर देखी होगी कि भाई सिर के बल एक नारी खड़ी है, सिर के बल, और उसके गर्भ से एक पौधा विकसित हो रहा है। यानी कि सिर के बल एक नग्न स्त्री खड़ी है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, यानी कि सृष्टि का निर्माण हो रहा है। और ये जो चित्र है वो कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सिर के बल नग्न स्त्री के खड़े होने का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। और यह भी फोटो कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट यहां पे एक और उठाना है कि कांसे का दर्पण कहां से मिला है? कांसे का जो दर्पण है वो भी हड़प्पा से मिला है। चौथा पॉइंट, कि भाई पैर के नीचे सांप दबाए हुए या गरुड़ पक्षी, गरुड़ का चित्र, गरुड़ का चित्र, इस चित्र में एक व्यक्ति ने अपने पांव के नीचे सर्प को दबाया हुआ है। और यह कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, R37 कब्र का एक ताबूत,
और इसकी चर्चा क्यों हुई है, मेन कारण यह है कि भाई इस कबर की चर्चा क्यों हुई है, और इसका कारण है कि भाई ये किस लकड़ी का बना हुआ था, देवदार लकड़ी का बना हुआ था। क्लियर। और उसके बाद जो मृण मूर्तियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। कांसे का दर्पण भी यहां से मिला है, गरुड़ पक्षी का चित्र, तांबे की इक्का गाड़ी, और सिर के बल नगन स्त्री के खड़े होने का चित्र कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और एक पॉइंट यहां पे सबसे मेन ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले खोजी जाने वाली साइट कौन सी थी, हड़प्पा थी। इस साइट को 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। और एक क्वेश्चन यहां पे यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब में। और उसके बाद हम तीसरी साइट लेते हैं, लोथल। तीसरी साइट हमारी है लोथल, और यह है अहमदाबाद, गुजरात में। और जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो नदी है भोगवा नदी। अहमदाबाद में गुजरात नदी, अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे लोथल शहर बसा हुआ है। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मुर्दों का नगर। मुर्दों का नगर कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल शहर है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन उठता है कि भाई युगम समाधि, युगम समाधि कहां से प्राप्त हुई है, यानी कि सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य मिलते हैं, सती प्रथा के। और सती प्रथा के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहां से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई एक बर्तन पर चावल और बाजरे के दाने चिपके हुए हैं। चावल और बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। यहीं से क्वेश्चन और भी बनता है कि सिंधु सभ्यता की एकमात्र बंदरगाह, वैसे बंदरगाहें बहुत हैं, एकमात्र प्रमुख बंदरगाह लोथल है, जबकि अन्य में हम बोल सकते हैं प्रभास पाटन, कुतांसी, रंगपुर, सुरकोतड़ा, ये सारी की सारी छोटी बंदरगाहें थी। जो मेजर पोर्ट है सिंधु सभ्यता की, या एकमात्र बंदरगाह जिसे माना जाता है बड़ी बंदरगाह, वो है लोथल। ठीक है, लोथल मुर्दों का नगर, अहमदाबाद गुजरात में। बाजरे और चावल के संकेत कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। और एकमात्र प्रमुख बंदरगाह सिंधु सभ्यता की कौन सी थी, लोथल थी। उसके बाद हम लेते हैं
कालीबंगा। सबसे पहला पॉइंट जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? और पेपर में वो साक्ष्य भी पूछा जा सकता है। और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। सबसे पहला पॉइंट यही बन सकता है कि काले रंग की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई हैं। दूसरा पॉइंट, जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और यहीं पर एक आंसर और दिया जा सकता है, सरसों और चना की खेती के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहां पे आपको बनाना है कि भाई लकड़ी की नाली, लकड़ी का पाइप, भाई नाली यहां कैसी थी? लकड़ी के पाइपों की बनी हुई थी। लकड़ी का पाइप कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे और इंपॉर्टेंट बनता है, कालीबंगा में 7 अग्नि कुंड पाए गए हैं। सात अग्निकुंड कहां पाए गए हैं? कालीबंगा में मिले हैं। और उसके बाद यहां पे एक पॉइंट और मेन ध्यान रखना है कि कालीबंगा जो शहर है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास पड़ता है। और वो नदी एक ऐसी नदी जो कच्छ के रण में, सॉरी वो तो लूनी है, यहां पे हम आंसर बात कर रहे थे घग्गर नदी। घग्गर नदी भी काफी हद तक लुप्त हो जाती है राजस्थान में जाकर, और उसी नदी के किनारे कालीबंगा शहर बसा हुआ था, घग्गर नदी। ठीक है। और एक चीज और यहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि कच्ची ईंट कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटें कालीबंगा से, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा से, जुते हुए खेत, लकड़ी का पाइप, 7 अग्निकुंड पाए गए हैं। उसके बाद एक मेन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक दो दो फैक्ट होंगे, लेकिन मेन एक और बचता है, वो है चान हुदड़ो। और यहां से पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया था। पीसीएस 2019 में, हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई लिपस्टिक के संकेत कहां से मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य। नंबर 2, इत्तर के साक्ष्य। नंबर 3, मनके बनाने के कारखाने। यहां पे आपने दो चीजें ध्यान रखनी है कि भाई मनके बनाने के कारखाने सिंधु सभ्यता में 2 जगह मिले हैं। पहला आंसर, प्रेफरेंस जिसको आपने देनी है वो है चान हुदड़ो। और जो दूसरा आपने आंसर देना है वो है लोथल। लोथल पे एक पॉइंट और हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अनाज पीसने की चक्की कहां से मिली है? क्योंकि पहले हमारी जो दादी होती थी वो पत्थर की चक्की से आटा पीसती थी। तो सिंधु सभ्यता में भी अनाज पीसने वाली चक्की का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था।
और पहिए के आविष्कार के बाद ही आधुनिक युग में क्रांति आई है। तो अनाज पीसने की चक्की भी कहां से मिली है? लोथल से मिली है। मनके बनाने के कारखाने दो जगह हैं, चानहुदड़ो और लोथल। पहली प्रेफरेंस आपने देनी है चानहुदड़ो को। अगर चानहुदड़ो ना मिले तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? लोथल। और लोथल में अनाज पीसने की चक्की भी थी और बर्तन के ऊपर चावल और बाजरे के दाने चिपके हुए मिले हैं। और युगम समाधियां यानी कि सिंधु सभ्यता में सती प्रथा थी, इस चीज के संकेत भी कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। चानहुदड़ा के 3 पॉइंट हो चुके। चौथा पॉइंट, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं? चानहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको नोट में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता के नगर पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंटे हुए थे। सिंधु सभ्यता के नगर 2 भागों में बंटे हुए थे। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था या दुर्ग से घिरा हुआ होता था, जिसमें राजा का रहना होता था या राजा का आवास होता था, या सिंधु सभ्यता में प्रशासन की बागडोर व्यापारियों के हाथ में थी, वणिक वर्ग के हाथ में थी। और जो पूर्वी भाग है वो भाग नीचे वाला भाग होता था, जो जन साधारण आम जनता के लिए या मजदूरों के लिए बसा हुआ था। तो आपने ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता 2 पार्ट में, सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो 2 पार्ट में बटे होते थे। पश्चिमी भाग हमेशा ऊंचा होता था। कहने का मतलब यह भी बोल सकते हैं कि पश्चिमी भाग में ज्यादातर क्या बने हुए थे? प्लेटफॉर्म, चबूतरे बने हुए थे। और पूर्वी भाग हमेशा नीचा होता था। और इन चबूतरों के या इस ऊंचाई वाले भाग के चारों ओर फोर्ट, किलेबंदी होती थी। यानी कि चारों ओर उसके क्या थी? दीवारें थी। आम जनता को किसी का डर होता ही नहीं, कहीं चोर घुस जाओ। राजा के दरबार में चोर नहीं घुस सकता, क्योंकि क्या रहती है? किलेबंदी। और सिंधु सभ्यता का प्रशासन व्यापारियों के हाथ में था। व्यापारियों ने उसको क्या कर रखा था? घेर रखा था दीवारों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है कि भाई सिंधु सभ्यता के अधिकतर स्थल किले घिरे हुए थे, एकमात्र ऐसा स्थल जो किले घिरे हुए नहीं था, यह एक्सेप्शनल केस है। और वो एक्सेप्शनल केस आपका क्या है? चानहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के अधिकतर शहर किले घिरे हुए थे, एकमात्र ऐसा शहर जो किले घिरे हुए नहीं था, और उसका आंसर है चानहुदड़ो। दूसरा पॉइंट, सिंधु सभ्यता के सभी नगर कितने भागों में बंटे हुए थे? 2 भागों में। लेकिन सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जो 3 भागों में बंटा हुआ था, और उसका आंसर है धोलावीरा। क्लियर? तो सिंधु सभ्यता के सारे शहर किले घिरे हुए थे, एकमात्र ऐसा शहर जो किले घिरे हुए नहीं था, वो आंसर आपका रहेगा चानहुदड़ो। और एकमात्र ऐसा शहर जो 3 भागों में बंटा हुआ था, उसका आंसर आपका रहेगा धोलावीरा। क्लियर भाई? उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे आंसर जो बनेगा,
कल हमने डिस्कस किया था कि एकमात्र पक्की सड़क का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। एक क्वेश्चन यहां पे और रेज होता है कि शतरंज के बिसात पर कौन सा शहर बसा हुआ था? और शतरंज की बिसात पर चेस बॉल टाइप से जो शहर बसा हुआ था वो अपने हरियाणा का ही शहर है, बनवाली या बनावली। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जो नालियां पैरेलल जो लाइन नालियां बनी हुई हैं, हौज बने थे, वो किस शहर में बने थे? और तब आपका आंसर क्या रहेगा? बनावली। भाई पीसीएस के एग्जाम में आपको एक एक नंबर की फाइट करनी है और एक एक नंबर की फाइट करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इतने फैक्ट्स बताता हूं, अदरवाइज इतने फैक्ट्स बताने की जरूरत ना पड़ती। तो यहां पे बात बनती है कि भाई बनावली, यहां से भी हम क्वेश्चन बना देते हैं। सबसे उत्तम किस्म के जौ, सबसे उत्तम किस्म के जौ कहां से प्राप्त हुए हैं? बनावली से प्राप्त हुए हैं। यहीं पे क्वेश्चन और भी बन जाता है कि हल की आकृति का खिलौना कहां से प्राप्त हुआ है? और तब आपका आंसर क्या रहेगा? बनावली, हरियाणा में ही। और तीसरा क्वेश्चन यहां पे एक और रेज हो सकता है, तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? और तब आपका आंसर, पहला आंसर आपका क्या है? बनावली, और दूसरा आंसर आपका रहेगा रोपड़। क्लियर भाई? यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के संकेत कहां से मिले हैं? भाई अगर मालिक मरेगा तो कुत्ता चाहे जिंदा हो या मरा हुआ किसके साथ जाएगा? मालिक के साथ जमीन में दफन हो जाएगा। और यह साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से। बनावली से नहीं, रोपड़ से। पूछना गुड़िया कुछ क्वेश्चन? नहीं, मेहरगढ़ से तो गेहूं का संकेत मिला है। ठीक है, रोपड़ आप चेक कर लेना, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर हम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का शेष या साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़ से। और रोपड़ से एक चीज और मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, और तांबे की कुल्हाड़ी दूसरी जगह से मिली है, बनावली से। हल्की आकृति का खिलौना बनावली से, और सबसे उत्तम किस्म के जौ भी बनावली से। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट ले लेते हैं, रोटी बनाने का चकला कहां से मिला है? और यह मिला है आलमगीरपुर से। बारह सिंगे के अवशेष आमरी से मिले हैं। बारह सिंगे के अवशेष आमरी से मिले हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो एविडेंस सिंधु सभ्यता में कहां कहां से क्या क्या मिला है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई इस सभ्यता का टाइमिंग क्या रहा था। कि भाई मरे हुए जीव जंतुओं या पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए जिस तत्व का प्रयोग होता है वो है कार्बन, और कार्बन के जिस आइसोटोप का प्रयोग होता है वो है C14। और कार्बन C14 से कोई जो पेड़ होता है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि भाई उस टाइम जो उसकी एज है वो आधी है, और तब उसको मल्टीपल दुगना करके अंदाजा लगाया जाता है कि भाई किस टाइम की बात हो रही है। और इस मेथड को कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है। कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार
सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का टाइम। यहीं पे एक दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के अनुसार क्या टाइम है, और तब आपका आंसर रहेगा 2550 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और 1500 के बाद जो टाइम शुरू हो जाएगा वो होगा वैदिक सभ्यता। तो ये इसका टाइमिंग है। उसके बाद एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जो मोहरें मिली हैं या चित्र मिले हैं वो मृण मूर्ति या मातृ देवी के मिले हैं। सबसे अधिक मूर्तियां किसकी मिली हैं? मातृ देवी की। और ऐसा माना जाता है कि भाई जो भूमि है वो उर्वरता की देवी थी। और इसीलिए मातृ देवी को या सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो कैसा माना गया है? मातृस्तात्मक। मातृस्तात्मक माना गया है, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान है। वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान, सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान। यहीं पे एक पॉइंट और लेना है, ये कल भी डिस्कस किया था। सौस्तिक या फाइलन जो मार्क है, सत्य का जो निशान है, वो भी कहां से आया है? सिंधु सभ्यता की देन है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई एक मुहर पर 3 मुख वाला और 2 सींग वाला एक व्यक्ति दिखता है, और ऐसा माना गया है कि वो कौन है? पाशुपत शिव, यानी कि शिव भगवान है। और उनके एक तरफ हाथी और बाघ खड़े हैं और दूसरी तरफ गैंडा खड़ा है और भैंसा खड़ा है, और उनके सामने वाले भाग में 2 हिरण खड़े हैं। हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और 2 हिरण। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि पशुपति महादेव वाली मोहर पर इनमें से कौन से पशु का चित्र अंकित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें। एक चीज और ध्यान रखनी है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक पूजनीय जो पशु था वो था कुब्बड़ वाला सांड। धार्मिक महत्व, कुब्बड़ वाला सांड। उसके बाद जो अगला पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है धार्मिक महत्व से, कल भी हमने डिस्कस किया था कि धार्मिक महत्व से कौन सा पक्षी सिंधु सभ्यता में विशेष महत्व रखता है, और तब आपका आंसर था डव, फाख्ता। यहीं से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भाई सिंधु सभ्यता में कौन से वृक्ष विशेष पूजनीय थे, और कल भी हमारा डिस्कस हुआ था
यानी कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रचलन भी मौजूद था। और यहीं पे हमने कल एक पॉइंट और डिस्कस किया था, सूर्य की उपासना सिंधु सभ्यता में की जाती थी। और एक पॉइंट यहां पे और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मंदिरों के एविडेंस या मंदिरों का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। और यहीं पर एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? ताबीज पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ताबीज पहनते थे। और अगला पॉइंट हम इस पे डिस्कस करते हैं, सिंधु सभ्यता में माप तोल की इकाई के लिए या माप तोल के लिए 16 के गुणज का प्रयोग होता था। माप तोल के लिए सिंधु सभ्यता में कौन सी यूनिट प्रयोग होती थी? 16 की यूनिट। 16 का जो मल्टीपल है वही यूज होते थे। यानी कि 16, 32, 64, 128 किलो के क्या होते थे? बाट होते थे। और उसके बाद जो डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता में जो व्यापार होता था वो पैसे से नहीं होता था। वहां पे क्या सिस्टम था? चीज के बदले चीज, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और एक चीज और यहां पे हम यूज करते हैं, सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी का प्रयोग हुआ है। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं पे एक पॉइंट और डिस्कस करना है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांसे का प्रयोग किया। और सबसे पहले इस दुनिया में जिस मेटल का प्रयोग हुआ वो भी तांबा थी। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों ने जिस धातु का प्रयोग नहीं किया वो धातु थी लोहा। लोहे का प्रयोग नहीं किया था। लोहे का प्रयोग बाद में उत्तर वैदिक काल में यूपी के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा में प्रयोग हुआ था। अतरंजी खेड़ा। लोहे का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 से बाद का जो टाइम था, सॉरी 1000 से 600 ईसा के बीच इसका यूज हुआ था। तांबे का प्रयोग, सोने का प्रयोग, चांदी का प्रयोग, कांसे का प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुआ। आपसे सीधा आंसर होगा कि भाई कौन सी धातु का प्रयोग नहीं होता? सोना, चांदी, तांबा। तब आपका राइट आंसर होगा कि लोहे का प्रयोग नहीं होता, बाकी सारी धातुओं का प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई चांदी, टीन, सीसा, ये धातुएं कहां से मंगवाई जाती थी? और तब इसका आंसर रहेगा अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहां से मंगाया जाता था? कर्नाटक में कोलार की खान से। कोलार और हट्टी खान आपने सुनी होंगी। या आंध्र प्रदेश का रामगिरी सवर्ण क्षेत्र सुना होगा। या भारत में एक ऐसी नदी भी है जिसके बालू रेत में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। और भारत की इस्पात नगरी जमशेदपुर उसी नदी के किनारे बसी हुई है और उस नदी का नाम है सवर्ण रेखा नदी। यहां पे मेरा कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में आयात और निर्यात की प्रणाली भी मौजूद थी। और सबसे लास्ट का मेरा पॉइंट यहां पे बनता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण रहे थे। तो लोग बोलते हैं कि भाई भूस्खलन हो गया था, जमीन का टुकड़ा टूट के गिर गया था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भूकंप आया था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो वैदिक देवता है इंद्र ने उसको उजाड़ दिया था। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं,
बाढ़ आई थी। तो सबसे जो इफेक्टिव कारण है वो आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख जो पतन का कारण है वो था बाढ़। बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो आगे का भारत है वो है वैदिक कल्चर या वैदिक सभ्यता। और आज के इस सेशन में हम सिंधु सभ्यता के साथ ही इसे समाप्त करते हैं। कल की चर्चा हम वैदिक कल्चर के साथ शुरू करेंगे। दैट्स ओके।